नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 7 जो कि है गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित का अध्ययन करने जा रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित जो पाठ हमने पढ़ा पिछले भाग में, उसके बाद में आपकी पाठ्य पुस्तक में नागार्जुन द्वारा रचित पाठ दिया गया है, कविता दी गई है, जिसे सीबीएसई ने अपने नवीन पाठ्यक्रम में जिसमें संशोधन किया है उसे इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है, क्योंकि ये कोविड-19 की जो आपदा चल रही है, विश्व में महामारी चल रही है, उसके कारण पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किया गया है, तो उसमें वह पाठ हटा दिया गया है। तो हमारा अगला पाठ है पाठ नंबर 7, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर, तो आइए शुरू करते हैं पाठ गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जन्म 1918 ईस्वी में, और कहां पर हुआ? गुना। गुना जो एक जिला है और मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। वहां पर उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। यानी कि उन्होंने जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा है, जो शुरुआती शिक्षा है, वो तो झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर की। और उसके बाद में एमए अंग्रेजी में और एलएलबी ये उपाधि उन्होंने लखनऊ से प्राप्त की, अर्जित की अर्थात प्राप्त की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। यानी कि पहले उन्होंने वकालत का कार्य किया, एडवोकेट बने, फिर उसके बाद में उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य किया, और उनका निधन सन 1994 में हुआ। जन्म 1918 में और उनका निधन 1994 ईस्वी में हुआ। 1994 ईस्वी में इनका निधन हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह हैं, ये कविताओं के संग्रह इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम है जन्म कैद। इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ जो है, आलोचनात्मक जो रचना है वो है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। तो इस प्रकार से इन्होंने विविध क्षेत्रों में लेखन कार्य किया, जिसमें प्रमुख रूप से काव्य संग्रह, नाटक और आलोचनात्मक लेख आते हैं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। रोमानी मिजाज अर्थात जो एक तरीके से किसी विषय पर बहुत गंभीरता से, गहनता से, हृदय के साथ जुड़ करके रचना करने का कार्य किया जाता है, उसे रोमानी मिजाज कहा जाता है। जैसे हम प्रकृति की रचना कर रहे हैं तो उसमें भी अत्यंत हृदय से जुड़ करके, बिल्कुल प्रकृति की भावनाओं से जुड़ करके यदि रचना की जाती है तो उसे रोमानी मिजाज कहा जाता है। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। यानी कि उनका मानना है कि रचना मौलिक होनी चाहिए है, अपने स्वयं के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, कहीं इधर उधर से कॉपी करके रचना नहीं करनी चाहिए। हमें अपने स्वयं की भावनाओं और स्वयं के शब्दों को कविता के रूप में पिरोना चाहिए, कविता की माला के रूप में पिरोना चाहिए। लेकिन इसमें भी वो शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज नहीं करते हैं, कि जो उसकी रचना शैली है, जो उसमें भाषा शैली की विशेषताएं हैं, उनका समावेश अवश्य होना चाहिए, जिसमें रस, अलंकार, छंद इत्यादि का ध्यान रखा जाए, उसका समावेश अवश्य होना चाहिए। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मक संभव कर सके हैं। मुक्त छंद वह छंद होता है जिसमें किसी भी प्रकार का छंद, जिसमें जैसे हमने एक पंक्ति लिखी, कविता की एक पंक्ति लिखी, उसमें कितने वर्ण और मात्राएं, कितने वर्ण और मात्राएं होंगी, और वहीं दूसरी पंक्ति में भी
उसके अनुसार कितने वर्ण और मात्राएं होंगी, इस क्रम को ध्यान में रखना ही कहलाता है छंद। और जब हम इन चीजों का ध्यान न रख के किसी कविता की रचना करते हैं कि पहली पंक्ति में वर्ण मात्रा कम हो सकती है, दूसरी पंक्ति में ज्यादा हो सकती है, तो उसे कहा जाता है मुक्त छंद। और उसमें उन्होंने कहा कि तुक के बिना, तुक अर्थात जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम कल गया, वह बाजार गया, तो अंत में गया गया जो ये इस प्रकार की पंक्ति मिल रही है, इसे कहा जाता है तुकबंदी। तो प्रथम पंक्ति जिस शब्द से अंत हो रही है या जिस वर्ण से अंत हो रही है, द्वितीय पंक्ति भी उसी वर्ण और शब्द से अंत हो, तो उसे कहा जाता है तुकबंदी, जिसे अंग्रेजी भाषा में राइमिंग कहा जाता है। तो उन्होंने इसके बिना भी कविता में संगीतात्मक प्रभाव उत्पन्न किया है। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। तरजीह अर्थात महत्व देते हैं। यानी कि उनकी कविता में दो प्रकार से उन्होंने कविताएं लिखी हैं। एक तो जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल शब्दों का, जो आम बोलचाल में शब्द प्रयोग होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग किया है। और वहीं क्लासिक मिजाज की कविता जो शास्त्रीय गंभीर अर्थ रखने वाली कविताएं हैं, उनमें धीर, लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को उन्होंने महत्व दिया है। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो उनकी कविता शामिल की गई है वो है छाया मत छूना। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। जो हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता है उसके माध्यम से उन्होंने ये बताया है हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। कभी सुख होता है और कभी दुख की स्थिति होती है। विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। विगत अर्थात जो बीत चुका है, उस सुख को याद करके वर्तमान का जो दुख है, वर्तमान में जो हमारी पीड़ा है, परेशानी है, उसको और अधिक गहरा करना तर्क संगत नहीं है, अर्थात सही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए पहले हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा था, हर चीज की स्थिति, हर चीज की सुख सुविधा हमारे पास में थी, लेकिन समय पलटा और हमारी सारी स्थितियां खराब हो गई। हमारे पास जो सुख सुविधा के सामान थे वो कुछ भी नहीं रहे और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उस समय हम अपने उस सुख के समय को याद करते हैं तो जो हमारी परेशानी का समय है वो और अधिक पीड़ा देने वाला हो जाता है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने पिछले सुख के दिनों को याद करके वर्तमान के दुख के दिनों को और अधिक गहरा नहीं करना चाहिए। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। दूना अर्थात दुगना। दूना का अर्थ है दुगना। इससे जो हमारा दुख है वो दुगना हो जाता है, कम नहीं होता। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। विगत की सुख जो बीत चुकी है उस बात की सुखद कल्पनाएं, यानी कि उस समय अच्छा समय था तो उसे हम याद करते हैं, तो वो सुखद कल्पनाएं होती हैं। उससे यदि हम चिपके रहते हैं और वर्तमान से पलायन की अपेक्षा, वर्तमान से पलायन अर्थात भागने की अपेक्षा, कि वर्तमान को छोड़ करके हम दूर जाना चाहते हैं, कि वर्तमान का जो दुख है उसका हम सामना नहीं करना चाहते हैं, उसकी अपेक्षा, उसकी जगह कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो कठिन यथार्थ है, कठिन सत्य है कि दुख सत्य है, वर्तमान का मेरा समय सत्य है, जैसे पिछला समय नहीं रहा वैसे ये समय भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से इस कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वरण करने का संदेश देती है। यानी कि हमारी जो स्मृतियों की को भूल करके, जो हमारी अतीत की स्मृतियां हैं, अतीत की यादें हैं, जो पिछले समय की यादें हैं, उनको भूल करके वर्तमान का सामना करना और भविष्य का वरण अर्थात चयन, कि पिछले समय को भूल करके, जो पिछली अच्छी यादें हैं उनको भूल करके वर्तमान समय को जी करके अपना भविष्य हम कैसे अच्छा बना सकते हैं उसका हमें चयन करने का यह कविता संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है।
जीवन के सत्य को छोड़कर के। जीवन की सत्यता है कि सुख और दुख आते और जाते रहते हैं, दोनों ही स्थिर नहीं है। तो इसलिए उसकी छायाओं से, जो हमारी जीवन की सच्चाई है, उस सत्य को छोड़ करके छाया से कि नहीं मेरे पास तो सुखी रहना चाहिए, मेरे को दुख कभी प्राप्त ही नहीं होना चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार की छाया से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। यानी कि जीवन की जो कठोरता है, जीवन की जो सच्चाई है, हम उससे दूर हो जाते हैं। कविता में रोमानी बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। कविता में जो रोमानी रूहानी बोध है उसकी अभिव्यक्ति कवि के द्वारा देखी जा सकती है। तो ये थे गिरिजा कुमार माथुर, जिन्होंने आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता लिखी है। इनकी कविता शामिल की गई है छाया मत छूना। हमें गृह कार्य के रूप में आपका गृह कार्य है कवि का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। जो कवि गिरिजा कुमार माथुर है, इनका जीवन परिचय आपको अपने शब्दों में लिखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।